नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय। मेरे YouTube चैनल संजय मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम साइकोलॉजी मनोविज्ञान के अंदर उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले लास्ट लेक्चर में मैंने व्यवहारवाद के बारे में डिस्कस किया था। तो व्यवहारवाद के बाद में उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है वो आया था। उसके अंदर बहुत सारे अनुलेख लिखे गए थे उससे सिमिलर, जिसका सबसे पहले थॉर्नडाइक ने 1913 में अमेरिका में इसका उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत को लॉन्च किया था, इंट्रोड्यूस किया था। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो उद्दीपन संयोजक सिद्धांत होता है। उद्दीपन संयोजक सिद्धांत होता है जो एक पर्टिकुलर विचारक होता है। उद्दीपन तीसरा होता है उद्दीपन का बंध सिद्धांत होता है, जो अलग तरीके से इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। एक रहस्य संबंध का सिद्धांत होता है, एक अधिगम संबंधवाद का सिद्धांत होता है, एक प्रयास और त्रुटि सिद्धांत होता है, एक अधिगम का आवर्ती सिद्धांत होता है, एक अधिगम का चयन सिद्धांत होता है, और 9वें नंबर पर अधिगम का भूल सुधार सिद्धांत होता है। 10 अधिगम सुख दुख का सिद्धांत होता है, और 11वां एसआर थ्योरी सिद्धांत होता है। तो चलिए इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम उद्दीपक अनुक्रिया से क्या आशय होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उद्दीपन अनुक्रिया से क्या आशय होता है? किसी भी उद्दीपन के माध्यम से अनुक्रिया का प्रारंभ होना उद्दीपन आशय कहलाता है। किसी भी उद्दीपक के माध्यम से पर्टिकुलर कोई भी अनुक्रिया स्टार्ट होती है उसको उद्दीपन अनुक्रिया कहा जाता है। अब थॉर्नडाइक सिद्धांत के अनुसार मूल आधार या फिर अनुक्रिया से पूर्व उद्देशित उद्दीपन का होना अति आवश्यक है, अन्यथा अनुक्रिया प्रारंभ नहीं होती है। ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत था। थॉर्नडाइक के अनुसार थॉर्नडाइक क्या कहते हैं कि जब व्यक्ति के सम्मुख नवीन उद्दीपन प्रस्तुति किया जाता है तो व्यक्ति उससे प्रभावित होकर विभिन्न अनुक्रियाएं करने लगता है, परंतु प्रारंभिक अनुक्रिया गलत या अस्वाभाविक होती है। लेकिन निरंतर अभ्यास करने के उपरांत व्यक्ति की त्रुटियों की मात्रा में कमी आने लग जाती है। बिल्कुल, और त्रुटियों की मात्रा में कमी आने लग जाती है और धीरे धीरे व्यक्ति का अधिगम प्रभावी होने लगता है। थॉर्नडाइक के अनुसार क्या है कि व्यक्ति के सम्मुख नवीन उद्दीपन प्रस्तुत किया जाता है तो व्यक्ति उससे प्रभावित होकर विभिन्न अनुक्रियाएं करने लग जाता है, अलग अलग प्रक्रियाएं करने लग जाता है, परंतु प्रारंभिक अनुक्रिया गलत या अस्वाभाविक होती है। लेकिन निरंतर अभ्यास करने के उपरांत व्यक्ति की त्रुटियों की मात्रा में कमी आने लग जाती है धीरे धीरे, और व्यक्ति का अधिगम प्रभावी होने लग जाता है, यानी उसका इंट्रोड्यूस करने का तरीका वो प्रभावी होता है, शैलीपूर्ण हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं थॉमसन एडिसन का जो बल्ब का आविष्कार था वो इसी उद्दीपन प्रक्रिया के थॉर्नडाइक के अनुसार उद्दीपन प्रक्रिया के अंदर ही आता है। अब थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु बिल्ली का प्रयोग किया, भूखी बिल्ली का प्रयोग किया। तो हम देख लेते हैं कि ये एक भूखी बिल्ली है, ये यहाँ पर शांत बैठी हुई है, यहाँ एक मछली है। तो अब ये बिल्ली इस मछली के लिए क्या प्रतिक्रिया देगी? सबसे पहले ये उद्दीपन की प्रतिक्रिया देगी, अभिप्रेरणा की प्रतिक्रिया देगी, प्रत्यक्ष की प्रक्रिया देगी कि ये मछली यहाँ पर अवेलेबल है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये बिल्ली किस तरीके का यहाँ पर प्रयास करेगी, अनुक्रिया करेगी, गलत तरीके से, अस्वाभाविक तरीके से क्रिया करेगी, यानी कि निरंतर प्रयास करेगी उसको पकड़ने के लिए। जो त्रुटियां हैं उनमें कमी की उसमें जो भी कमी हो रही है उनको सुधार करेगी और अधिगम को और अच्छा प्रभावी करेगी, उसको पकड़ने के लिए और अच्छा निशाना लगाएगी। दूसरी चीज इसका ये बात है निरीक्षण प्रणाली पर आधारित है। ये चीज किस पे आधारित है?
निरीक्षण प्रणाली पर आधारित है कि ये सबसे पहले जब मछली को एकदम एक्यूरेसी के साथ में टकटकी लगा के जब देखेगी तभी उसमें अभिप्रेरणा और प्रत्यक्ष का रूप लेके आएगी। अब थार्नाइड ने क्या कहा था? थार्नाइड के अनुसार, थार्नाइड के सिद्धांत में बिल्ली प्रेरक की प्रतिमूर्ति हेतु अनुक्रिया करती है। बिल्ली प्रेरक की प्रति हेतु अनुक्रिया करती है जिससे वो चाहती है कि इसको मछली को वो पकड़ सके, ऐसा वो अभिव्यक्ति रखती है। थार्नाइड ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन करने हेतु 3 मुख्य नियम बताए। 3 मुख्य नियम कौन कौन से बताए? पहला नियम बताया तत्परता का नियम। तत्परता के नियम के अनुसार क्या होता है कि थार्नाइड के अनुसार किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को स्वयं को तत्परता या सक्रियता उत्पन्न करनी चाहिए, क्योंकि तत्परता और सक्रियता के अभाव में व्यक्ति का कार्य प्रारंभ नहीं हो सकता एवं व्यक्ति को जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। अतः व्यक्ति को निरंतर सक्रिय रहना चाहिए और रहते हुए कार्य करना चाहिए। थार्नाइड ने तत्परता का नियम दिया था। तत्परता के नियम के अकॉर्डिंग थार्नाइड के अनुसार कहा था कि कार्य को करने के लिए व्यक्ति को स्वयं को हमेशा तत्पर रहना जरूरी है। तत्परता के साथ में सक्रिय रहना जरूरी है, सक्रियता उत्पन्न करनी चाहिए, क्योंकि तत्परता और सक्रियता के अभाव में व्यक्ति का कार्य कभी भी प्रारंभ नहीं हो सकता एवं व्यक्ति को जीवन में कभी भी सफलताएं प्राप्त नहीं हो सकती। कुछ लोग तत्परता और सक्रियता नहीं होती है, वो आज करेंगे कल करेंगे, आज कल पे ही टालते रहते हैं, तो वो काम आगे नहीं बढ़ता है। तो आगे की बातें हम जब करते हैं तो अतः व्यक्ति को निरंतर सक्रिय रहते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। जैसे हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू घोड़े को पानी के तालाब तक ले जाया जा सकता है परंतु पानी पिलाया नहीं जा सकता। यानी कि आदमी को उन वस्तुओं के बारे में बताया जा सकता है लेकिन वो दिलाई नहीं जा सकती। आदमी के सामने पुस्तक रखी जा सकती है लेकिन उसको ज्ञान नहीं दिया जा सकता जबरदस्ती, उसको पढ़ना तो खुद को ही पड़ेगा। इसीलिए थार्नाइड ने बोला कि तत्परता का नियम होना बहुत जरूरी है। दूसरा एग्जाम्पल है, छोटे बालकों को पढ़ने के लिए बिठाया जा सकता है परंतु पढ़ाया नहीं जा सकता। ये बात बिल्कुल सही है। और फिर थार्नाइड ने दूसरा नियम उसने बताया था अभ्यास और श्रम का नियम। अभ्यास और श्रम का नियम क्या होता है? थार्नाइड के अनुसार व्यक्ति के द्वारा किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को निरंतर अभ्यास या प्रयास करते रहना चाहिए या करने की जरूरत होती है, क्योंकि अभ्यास या प्रयास के अभाव में व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। अतः व्यक्ति को निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। जिस तरीके से बचपन में साइकिल चलाना सीखना, और हमारे एक कहावत होती थी, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात है शिल पे करत निशान। यानी कि आदमी को हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए और जब हम धीरे धीरे किसी भी चीज की प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन वो सफलता हमें अर्जित हो जाएगी। थार्नाइड ने इसके 2 उपनियम भी बताए। पहला उपनियम बताया उपयोगिता का नियम और दूसरा उसने नियम बताया अनुपयोगिता का नियम। उपयोगिता का नियम जो बताया, थार्नाइड के अनुसार व्यक्ति के द्वारा उसी विषय वस्तु के लिए अभ्यास या प्रयास प्रारंभ किया जाता है जो वस्तु व्यक्ति के उपयोग या महत्व की होती है। ये उपयोगिता का नियम बताया थार्नाइड ने। इसके अंदर उसने एक ही चीज बोली कि व्यक्ति हमेशा उस विषय वस्तु के लिए अभ्यास और प्रयास करता है जो व्यक्ति के काम की चीज है, महत्व की चीज है। बाकी चीजों के लिए वो अभ्यास और प्रयास नहीं करता। जैसे खिलाड़ी के लिए खेल का अभ्यास जरूरी है और किसान के लिए उपजाऊ भूमि का अभ्यास और प्रयास जरूरी है, तो वो उसी चीज के लिए अभ्यास और प्रयास करेगा। अनुपयोगिता का नियम उसने बताया थार्नाइड ने। थार्नाइड के अनुसार व्यक्ति के द्वारा उस विषय वस्तु के लिए कभी भी अभ्यास नहीं किया जाता, प्रयास नहीं किया जाता जो वस्तु व्यक्ति के उपयोग या महत्व की नहीं होती है। जिस तरीके से धोनी के लिए नाच गाना उपयुक्त नहीं है तो वो इस चीज को नहीं करेगा। किसान के लिए बंजर भूमि उपयुक्त नहीं है तो इसके अंदर वो कभी भी जुताई नहीं करेगा, कभी भी इसके लिए वो मेहनत नहीं करेगा।
ये अनुपयोगिता और उपयोगिता का नियम, ये थार्नाइड के उप नियम हैं 2। तीसरा नियम थार्नाइड का है प्रभाव या परिणाम का नियम। प्रभाव और परिणाम का नियम क्या होता है? थार्नाइड के अनुसार व्यक्ति के द्वारा उसी विषय वस्तु के लिए प्रयास या अभ्यास प्रारंभ किया जाता है जो वस्तु व्यक्ति को सर्वाधिक प्रभावित करती है। प्रभावहीन वस्तु के लिए व्यक्ति के द्वारा कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सकता। प्रभाव या परिणाम का नियम क्या कहता है कि व्यक्ति के द्वारा उसी विषय वस्तु के लिए प्रयास या अभ्यास किया जाता है जो वस्तु व्यक्ति को सर्वाधिक प्रभावित करती है, या प्रभावहीन वस्तु के लिए व्यक्ति के द्वारा कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं कि सफलता द्वारा सफलता प्राप्त करना, ये एक प्रभाव या परिणाम का नियम कहलाता है। इसके 2 उप नियम है। पहला है संतोष का नियम। संतोष थार्नाइड के अनुसार व्यक्ति के द्वारा उसी वस्तु के लिए प्रयास या अभ्यास किया जाता है जिस वस्तु से व्यक्ति को आत्म संतुष्टि प्राप्त होती है। बिल्ली के लिए मछली का टुकड़ा, ये एक संतुष्टि का नियम है। असंतोष का नियम क्या होता है थार्नाइड के अनुसार? थार्नाइड के अनुसार व्यक्ति के द्वारा उस विषय वस्तु के लिए कोई भी अभ्यास या प्रयास प्रारंभ नहीं किया जाता जो वस्तु आत्म संतुष्टि प्रदान न कर सके। जिस तरीके से बिल्ली के सम्मुख मोबाइल रख देना उसके लिए आत्म संतुष्टि नहीं है, उसके लिए तो उसका भोजन ही आत्म संतुष्टि है, तो ये असंतोष का नियम कहलाता है। थार्नाइड के 5 गौण नियम क्या कहलाते हैं जो उसके लिए बहुत ही लोकप्रिय प्रभावशाली थे? बहु प्रतिक्रिया का नियम। पहला थार्नाइड का 5 गौण नियम था बहु प्रतिक्रिया का नियम। तो बहु प्रतिक्रिया का नियम थार्नाइड के अनुसार क्या था कि बालक बालिकाओं को किसी भी कार्य करने के लिए एक से अधिक बार निरंतर प्रयास या अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले सभी प्रयासों से व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। अतः व्यक्ति को निरंतर प्रयास या अभ्यास करते रहना चाहिए, कभी भी उसको प्रयास और अभ्यास छोड़ना नहीं चाहिए। ये थार्नाइड का 5 गौण नियम था। बहु प्रतिक्रिया का नियम था। बहु प्रतिक्रिया के नियम में थार्नाइड ने क्या बताया कि बालक बालिकाओं को कार्य करने के लिए एक या एक से अधिक बार निरंतर या प्रयास या अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले सभी प्रयास सभी अभ्यास में सफलता प्राप्त नहीं होती है। अतः व्यक्ति को निरंतर प्रयास या अभ्यास करते रहना चाहिए। जिस तरीके से आम के पेड़ से आम तोड़ने के लिए अनेकों पत्थर फेंकने पड़ते हैं, किसी भी प्रतियोगी छात्र द्वारा लाखों प्रश्न याद करना, ये एक उसका अभ्यास है। दूसरा उसका गुण था आंशिक क्रिया का नियम। उसका गुण था दूसरा आंशिक क्रिया का नाम था। थार्नाइड के अनुसार बालक बालिकाओं को किसी भी विषय वस्तु का शिक्षण करवाने से पूर्व विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विस्तृत कर देना चाहिए, बांट देना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे विषय वस्तु को बालक सक्रियता से सीखता है। आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है कि किसी भी बालक बालिकाओं को अगर अच्छा नॉलेज देना है, उस विषय वस्तु का शिक्षण करवाना है, तो उससे पहले उस विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर देना चाहिए, बांट देना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे विषय वस्तु से बालक सक्रियता से सीखता है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बिल्कुल वर्ण सीखकर ही व्याकरण का अभ्यास कर सकता है छात्र। और तीसरा उसका गुण था मानसिक विन्यास का नियम। थार्नाइड के अनुसार किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व सर्वप्रथम व्यक्ति की मानसिकता का होना अति आवश्यक है, क्योंकि मानसिकता के अभाव में किया गया कार्य सफलता प्रदान कभी भी नहीं कर सकता। जैसे मन के हारे हार है तो मन के जीते जीत है। मानसिक विन्यास का नियम क्या कहता है कि थार्नाइड के अनुसार किसी भी
कार्य को प्रारंभ करने से पहले या सर्वप्रथम व्यक्ति की मानसिकता रुचि होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि अगर व्यक्ति की उस कार्य के प्रति रुचि नहीं है, मानसिकता नहीं है, मानसिकता का अभाव है, और मानसिकता के अभाव में किसी भी तरीके का कोई भी कार्य प्रदान किया जाता है उसमें कभी भी सफलता नहीं मिलती है। इसलिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं, मन की हारे हार है तो मन की जीते जीत। कि अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे साथ में पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे साथ में नेगेटिव ही होगा। तो ये मानसिक विन्यास का नियम होता है। और चौथा नियम था आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम क्या कहता है कि अपने पूर्व अनुभवों के माध्यम से नवीन कार्य करने की मानसिक प्रक्रिया आत्मीकरण कहलाती है। आपने पहले जो एक्सपीरियंस लिया है, पहले के जो अनुभव हैं, उन अनुभव के आधार पर आप मानसिक प्रतिक्रिया लगाते हैं और एक नया कार्य करने की कोशिश करते हैं, उसको आत्मीकरण कहते हैं। जिस तरीके से घर पर अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाना, साइकिल चलाकर मोटरसाइकिल सीखना, ये क्या आत्मीकरण का एक हिस्सा है, आत्मीकरण का ही एक नियम है। और पांचवा नियम आपका क्या कहलाता है? सहचर्य परिवर्तन का नियम। सहचर्य परिवर्तन का नियम क्या कहता है कि सीखने की परंपरागत विधियों में आंशिक परिवर्तन कर सीखने की प्रक्रिया सहचर परिवर्तन कहलाती है। सीखने की प्रक्रिया में विधियों में आंशिक परिवर्तन कर सीखने की प्रक्रिया को सहचर परिवर्तन कहते हैं। जिस तरीके से एकलव्य द्वारा धनुष विद्या सीखना, किसी माँ के पुत्र की मृत्यु होने के बाद माँ द्वारा अपने पुत्र के खिलौनों को सीने से लगा के रोना, ये सारी चीजें हम इसके थ्रू थॉर्नडाइक के गुणों में पढ़ेंगे। अब दोस्तों आगे हम जो बात करेंगे वो शैक्षणिक महत्व की बात करेंगे, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही है जितना हम लोगों ने डिस्कस किया है। दोस्तों इससे पहले मैंने 5 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं तो इससे पहले व्यवहारवाद देखा जाना चाहिए, फिर ऊपर साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, फिर उसका जनक कौन था, वो सारे लेक्चर आप लोगों को देख के चलना पड़ेगा। ये साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक के साथ में दूसरे को लिंक करता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगे तो आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने कम्युनिटी में, अपने साथियों में, अपने इंस्टीट्यूट्स में। जो आप लोगों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, दुनिया का कोई भी यूट्यूब चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे रहा। तो साथियों अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप मेरे साथ बने रहिए, सीखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबा लीजिए। जब भी मैं नया लेक्चर अपलोड करूंगा आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। नमस्कार दोस्तों।